अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 99 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 1 का। अच्छा जी, कल इस सवाल को हम कोशिश कर रहे थे करने की पूरा, पर ना हो पाया। तस्वीर ज़रा गुजारे की है, नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। क्या करें अब इसका? भाई तस्वीर का मामला आपने नहीं हल किया, माजरत के साथ। नहीं, वो दूसरी वाली भी ऐसी ही थी, उसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं जी। हाँ सही कह रहे हैं आप, तो ये सही बनाते नहीं है। इससे पहले वाले भाई सही बना रहे थे, वो छुट्टी पे चले गए हैं, पता नहीं लंबी। शायद ये कुछ बेहतर महसूस करें आप, मुझे तो ये ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। बिल्कुल भी सही नहीं है भाई ये। यार ये तस्वीर वाला मामला ना सही नहीं है, ये इसको हल करना पड़ेगा। चले खैर, आप लोगों के पास इतना तो था ही, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको यार तरफ उससे बात कर लो और दोबारा मंगवा लो। मैं ये बाद में करता हूँ पूरा, ये मैंने एंड पे सवाल पूरा करना है। तस्वीर दोबारा बना के लाओ मेरे लिए, इससे काम नहीं चलेगा। चलें जी, बहरहाल हमने ट्रायल वाला सवाल किया था, पहला सवाल। और ट्रायल वाले सवाल में आपने देखा था एकदम से सवाल छोटा पड़ गया था, यानी कि अकाउंटिंग प्रॉपर हुई पड़ी होती है तो सिर्फ कोई एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट के लिए लेजर बना था। जबकि इससे पहले जो सवाल कर रहे थे दे मार 4.5 लेजर पे लेजर बनाना पड़ता था, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते थे तो हम खुद ही चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे होते थे उसमें से, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक नॉन करंट एसेट होता है। अगर बिल्डिंग इस साल कंप्लीट ना होती तो ये नज़र आ रहा होता, लेकिन ये हमारे साल में कंप्लीट हो गया था। तो इसको आप क्लोजिंग ट्रायल में पड़ा हुआ है तो क्लोजिंग, ओपनिंग तो नहीं कह सकते, ये क्लोजिंग है, ठीक है। हाँ, इसमें गलती हो सकती है ज़रूर, तो ऐसा ही था, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग था जिसके अंदर एक ये रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन, जो मटेरियल की शक्ल में कंट्रीब्यूशन रिसीव किया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसकी एंट्री नहीं हुई थी। तो जब इसकी एंट्री की तो ये CWIP ठीक हो गया। उसके बाद डोनेशंस के अंदर भी, उस कंट्रीब्यूशन के अंदर भी उसने कहा था कि 55 मिलियन क्या हुआ है जी, कंस्ट्रक्शन के लिए रिसीव हुआ है। खैर ये तो फंड के अंदर आना था। बहरहाल इसको हमने नॉन करंट एसेट्स में रखना था, लेकिन कंप्लीट हो गया तो नॉन करंट एसेट से निकाल कर नॉन करंट एसेट ही बना लिया, ठीक है। हॉस्पिटल बिल्डिंग बन गई थी, और जब बन गई थी तो फिर इसकी डेप्रिसिएशन हमने की थी। कैश एट बैंक क्लोजिंग है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ये डोनेशन होता है, इसके बारे में उसने तोड़ फोड़ कर बता दिया था। स्पेसिफिक डोनेशन को हम बिल्डिंग फंड में ले गए थे और जनरल को सीधा इनकम में फेंक दिया था। फिर ओपनिंग जनरल फंड गिवन था, मेडिकल इक्विपमेंट की कॉस्ट भी थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी थी, मेडिसिन और सप्लाईज यूज्ड थी। ये हो सकता था कि यहाँ पर ओपनिंग दे देता, फिर हम परचेज लेते और फिर क्लोजिंग करते, ठीक है। मेडिसिन एंड सप्लाईज हॉस्पिटल के लिए एक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने कहा था दफ्तर के लिए स्टेशनरी होती है, या वो जो हमने कल परसों सवाल किया था जिसके अंदर क्लब के लिए क्रॉकरी थी, स्टॉक ऑफ क्रॉकरी और ग्लासेस वगैरह, ऐसी हॉस्पिटल के लिए ये सप्लाईज होती हैं, ठीक है। पट्टियाँ शटियाँ हो गई, कॉटन शॉटन हो गई, इस तरह की मेडिकल सप्लाईज और मेडिसिन, ठीक है। तो ये कंज्यूम हो रही हैं इनकी, तो एक्सपेंस है। फिर अदर एक्सपेंसेस हैं, पेबल्स हैं, रिसर्च कॉस्ट है। अब रिसर्च कॉस्ट क्या थी? रिसर्च कॉस्ट बेसिकली इन्होंने एक रिसर्च फंड अलग से बनाया था, ठीक है। रेजोल्यूशन ये पास हुआ है कि 20% सरप्लस का जो है वो हर दफ़ा रिसर्च फंड में ट्रांसफ़र करना है। तो जब रिसर्च फंड में हर दफ़ा ट्रांसफ़र होना है तो ये 20 रुपये तो जनरल फंड से निकल कर स्पेसिफिक फंड में जाते रहेंगे, स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स के अंदर ही। लेकिन फिर अगर कोई खर्चा आएगा तो वो खर्चा भी कहाँ पे लेके जाना है आपने? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में आपने रिसर्च फंड के कॉलम में लेके जाना है। यानी इसको फिर एक्सपेंसेस में नहीं रखना, इसको फिर वहीं पर ही आपने फंड्स के अंदर माइनस करके शो करना। अब तस्वीर कुछ मुनासिब आई नहीं तो मैंने दोबारा उनको बोला है तस्वीर आती है तो मैं ये सवाल आपको पूरा करवा देता हूँ। सैलरीज एक एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट्स मैंने आपको सारी करवा दी थी, ठीक है। लेकिन इससे ज़रा एक स्टेप आगे बड़ा सवाल करते हैं हम, तो ये और ज़्यादा तैयार भी हो जाएगा, फिर इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे ये बात तो कर ही ली थी कि कंट्रीब्यूशन अगर जनरल है तो उसको इनकम में फेंक दें, और अगर स्पेसिफिक है तो फिर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड की बात हमने कर ली थी कि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड हो
फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस हो तो उसकी लायबिलिटी बनाए। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड में बनना लायबिलिटी ही है, ठीक है, लेकिन आगे उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट। अगर किसी खर्चे के लिए बनाया है तो आपने उसको लायबिलिटी में रख देना है, और जब जब वो खर्चा आपने इनकर करते जाना है, लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट करते जाना है। यानी कि ना तो इसका आना इनकम एक्सपेंडिचर में आया, ना इसका जाना इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। लायबिलिटी क्रेडिट करके रख ली थी, लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर आपने कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड रिसीव किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया है, और वो फॉर डेप्रिशिएबल एसेट है, तो फिर उसको जब रिसीव हो तो लायबिलिटी बना लें, और जब वो एसेट कंप्लीट हो जाए और डेप्रिशिएट होने लग जाए तो उसको मैच करवा दें अपने एसेट के साथ। ये हमारे सवाल में आया था। हमारा CWIP कंप्लीट हुआ था तो हमने उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था, और जो हमारी लायबिलिटी में इकट्ठा हो गया था, जो पहले पड़ा था प्लस ओपनिंग में पड़ा था ना, प्लस 55 रुपये का शायद वो मटेरियल कंट्रीब्यूशन आया था, कुछ 60-65 की वो भाई ने हमें सीमेंट भी दे दिया था, तो ये सब कुछ हमने क्या कर दिया था, लायबिलिटी में ही क्रेडिट कर दिया था। तो वो इकट्ठी हो गई थी लायबिलिटी, उधर एसेट डेप्रिशिएट होने लग गया, उधर लायबिलिटी भी इनकम में जाने लग गई थी, ठीक है। और अगर आपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की मद में कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, जैसे लैंड है, तो फिर उसको आपने रिसीव करते ही कैश को आपने सीधा ही लैंड फंड के अंदर डाल देना। ये सीधा ही स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट्स में चला जाएगा, क्योंकि जब लैंड खरीद भी लेना है आपने, तो लैंड भी हमेशा किताबों में नज़र आता रहेगा एसेट साइड पे, तो उसका ये डोनेशन भी हमेशा फंड्स के अंदर नज़र आता रहेगा, ठीक है। दोनों ही पड़े रहेंगे, और उधर बिल्डिंग ख़त्म हो जानी है तो उससे रिलेटेड लायबिलिटी भी ख़त्म हो जानी है, ठीक है। तो इसको ज़रा आपने ये देखना था कि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, बाकी सारे के सारे लायबिलिटी बनते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड हो और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए हो तो उसको आपने लायबिलिटी में नहीं रखना, बल्कि उसको डायरेक्ट कहाँ फेंक देना है, फंड्स में, ठीक है जी। ये थोड़ी सी एहतियात, ये आज वाले सवाल में यूज़ होना है, वैसे इस सवाल में नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बात कल इकट्ठी ही कर दी थी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बात भी की थी आपके साथ कि डोनेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशन अनरिस्ट्रिक्टेड हों, ठीक है, तो वो जनरल फंड कहलाते हैं। एक एंडोमेंट फंड होता है, आज समझाना है, और एक रिस्ट्रिक्टेड फंड इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हो। ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर। और अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो उनको कहाँ लेके जाना है, लायबिलिटीज़ में। लेकिन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड के अंदर एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट वाला बहरहाल है जो कि फंड्स में ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बातें इसके ऊपर हम कर लेते हैं जी, कुछ मज़ीद बातें हैं। ओ सच्ची, एग्जेक्टिव क्लब कर लिया था पूरा, मैंने कल डिस्कस किया था। किस किस ने किया? पास पेपर 7 था, गालिबन 7 था। आप लोगों ने पढ़ना छोड़ा हुआ आजकल। इस तरह से आप लोग अगर चलेंगे तो अगली बार फिर यही पढ़ना पड़ेगा पेपर। क्या क्या टर्म टेस्ट, क्या टर्म टेस्ट? टर्म टेस्ट की भी तैयारी करनी है, पेपर का सवाल तो करना ही था। एक सवाल था पास पेपर का, छोटा सा सवाल था, अगर नियत से करें तो डिस्कस हो गया था, 20 मिनट के अंदर हो जाने वाला सवाल था वो। कितने बच्चों ने किया ट्राई? पास पेपर 7 एग्जेक्टिव क्लब। अच्छा, लड़कियों ने तो बिल्कुल पढ़ना छोड़ा हुआ है ना। ऐसे नहीं पास होना, लिखवा लो मुझसे सादे सफ़े पे लिखवा लो, मैं साइन कर दूंगा, अंगूठा भी लगा दूंगा। ऐसे नहीं पास होना जैसे आप लोग चल रहे हैं। हाँ भाई, हो गया था सवाल, कोई मसला तो नहीं आया उसके अंदर। बाकियों ने तो फिर पेपरों के बाद लगता है करना है अगली बार। ये सवेरे सवेरे इस तरह का काम दिखा के ना, अपनी इस तरह की कारकर्दगी, सारी मेहनत, सारा जोश और जज्बा जो है ना, उस मान पढ़ा देते हैं आप लोग। आपकी मर्ज़ी है, कोई नहीं, खैर है सानू की, मेरे में जो है मैं कर देता हूँ, आप रहने दें, फिर कोई बात नहीं। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन या फंडिंग, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट ऑपरेट करती थी ना, वैसे ही बस ये थोड़ा सा ऑपरेट करता है। बस इसके अंदर ज़रा कंडीशन वाला मामला नहीं होता कि कंडीशन अटैच हो और रीपेमेंट करनी पड़ जाए, नॉर्मली ये नहीं होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन या फंडिंग, और गवर्नमेंट से भी हो सकती है कंट्रीब्यूशन या फंडिंग, एनपीओ को भी कंट्रीब्यूशन या फंडिंग होती है। थ्योरी के अंदर फिर फ़र्क है थोड़ा सा, वो पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन आया, कोई फंडिंग आई है, कोई पैसे आए हैं, कोई डोनेशन आया है, और फॉर पास्ट और करंट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है, तो उसके लिए क्या करना है, सोच के बताओ। आप फ़ौरन इनकम बना लेंगे, तो आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम क्रेडिट कर लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, और अगर आपको कोई ऐसी फंडिंग आई है जो ऐसी कॉस्ट की मद में है जो फ्यूचर में इनकर करेंगे, या डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आपको पैसे मिले हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करेंगे? आपका दिल क्या कहता है, क्या करेंगे?
पहले बात है उसको लायबिलिटी बना लेंगे, ठीक है, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, उसको लायबिलिटी बना लेंगे और फिर लायबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करते जाएंगे और इनकम में डालते जाएंगे। लायबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट, इनकम एक्सपेंडिचर में, और इसको मैच करवा देंगे डेप्रिसिएशन के साथ। सिर्फ यही है, फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर फॉर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, तो अगर कॉस्ट टू बी इनकर्ड है तो उस कॉस्ट के साथ मैच करा देना, और अगर एसिड के की मद में है तो एसिड के साथ मैच करा देना, ठीक है। हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे, मैच विद एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन मैच विद कॉस्ट, मैच विद एक्सपेंस, ठीक है, और सही है। और अगर कंट्रीब्यूशन जो फंडिंग आई है फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो इसका क्या करना है, हाँ अभी तो बता के आ रहा हूँ। इसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में स्टैंडर्ड लिखता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखते हैं एनपीओ के, रिकॉर्ड इट एज अ डायरेक्ट इंक्रीज, रिकॉर्ड इट एज अ डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, ठीक है जी। तो नेट एसेट्स के अंदर एज अ डायरेक्ट इंक्रीज हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी यूं कह लें डायरेक्टली क्रेडिटेड, डायरेक्टली क्रेडिटेड टू फंड्स, कहाँ पे, इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ठीक है। मतलब आप एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट और फंड क्रेडिट, वो जो सा भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगा, लैंड होगा तो लैंड फंड क्रेडिट, तो कॉलम एक आ जाएगा जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड्स के साथ लैंड फंड का भी एक कॉलम आ जाएगा सवाल में, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। आपको ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट की मद में, पास कॉस्ट की मद में कोई पैसे, कोई कंट्रीब्यूशन आ जाए तो उसको आपने क्या करना है, अब क्या है, कैश आया है, क्या है, कैश आया है, कैश आया है फॉर पास कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, इनकम, कैश आया है फॉर फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड या फॉर एसिड डोनेशन आया, ठीक है। उसको लायबिलिटी बनाओ और इनकम में डालते जाओ, मैच करा दो उसको रिलेटेड एक्सपेंस के साथ या डेप्रिसिएशन के साथ। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आपको कुछ मिला है तो फिर उसको डायरेक्टली कहाँ फेंक दो, कहाँ फेंक दो, ये पढ़ने के दिन हैं जिन दिनों में आपने पढ़ना छोड़ दिया, ये वो पढ़ने के दिन हैं जिनमें फैसला होता है पास होने वाले कौन से, फेल होने वाले, आपने पढ़ना छोड़ दिया। क्यों पढ़ना छोड़ दिया, वैसे क्या हुआ है, मौसम ऐसा है, दिल नहीं करता है, तबीयत खराब हो गई है, नीयत खराब हो गई है आप लोगों की असल में, ठीक है। आप लोगों को ये नजर आ रहा है बस 15 दिन रह गए, प्रेप लीव में पढ़ेंगे, ये वाला जो आपने फैसला किया है ना, बहुत 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 गलत फैसला, ठीक है। अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं। मैंने आपको 1 जुलाई को कहा था ये वाला आखिरी महीना ऐसे तैयारी रखो कि आपको बिल्कुल गुंजाइश ही ना आपकी हो किसी चीज़ के अंदर, ये आपकी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप लोग इसको मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, बाद में पछताएंगे। फिर 25% रिजल्ट इसीलिए आता है R1 वालों का, R2 वालों का 45% क्यों आता है, पढ़ने वाले आगे गए होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे साथ क्या होना है, हमने क्या करना है, और उस्ताद ने जो कहना है वो कैसे मानना है, छांटी हो जाती है यहाँ पे। यहीं रह जाता है जो, वो छाना जाता है वो, तो ये तो नहीं आप करोगे, अभी भी मौका है, आज से शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो, कल होपफुली रेशो स्टार्ट कर दूंगा, रेशो का सवाल भी आ जाना है मुझे लग रहा है, क्योंकि नई स्कीम के भी जो है वो बादल मंडला रहे हैं, और अगर नई स्कीम आती है तो रेशोज यहाँ से जाता है, 2 फायदे हैं उसके, एक तो यहाँ पे सवाल आ जाएगा, दूसरा वहाँ पे जाओगे तो एक टॉपिक पहले से पढ़ा होगा, तो रेशोज को अच्छे से करना है, रिस्की टॉपिक्स हैं, रेशो रिस्की है, कैश फ्लो में कुछ बेहतरी आई है, बड़ी मेहरबानी, कैश फ्लो बेहतरी आई, कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है, रेशोज का टॉपिक है, एक्सपेक्टेड है। IS 8 NPO शायद छोटे सवालों में जाए, लास्ट टाइम हैवी सवाल आ गया लास्ट टाइम, लेकिन छोटा सवाल भी 10 नंबर का कौन सा होता है, 10 नंबर के जो 2 रखे हैं आप देखोगे पूरा NPO पढ़ के ही वो हो सकते हैं, तो पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं छोड़ना, आपने देखो, मैंने लास्ट टाइम जो सवाल, अगर इस टॉपिक के मुझे ये डर था कि ये आएगा, मैंने लास्ट टाइम अगर इसके 15 सवाल कराए थे लेट्स से खुद और आपसे मिलाकर, इस दफ़ा शायद मैं उसके 11-12 करा रहा हूँ,
और कैश फ्लो लास्ट टाइम मुझे डर नहीं था इतना, तो उसके अगर मैंने 12 करवाए थे तो इस बार मैं 15 कराऊंगा, मैं तो तकरीबन 2-3 सवाल और करा जाऊंगा आपको भी। सो ये आपका मसला नहीं, मेरा मसला, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ जो करवाया जा रहा है वो तो करें, रेशोज को बहुत एहतियात से करें। मैं लास्ट में रेशोज कराता हूँ, सेकंड लास्ट पे ले आऊँ। अब क्या है ये, रिस्क कवर कर रहा हूँ। EPS सेकंड लास्ट पे क्यों था, लास्ट टाइम एक्सपेक्टेड था, आ भी गया, अब लास्ट में क्यों है, थोड़ा कम। पहले अगर 15, 16, 20 नंबर का आया है, 16 का, 18 का, शायद इस दफ़ा 7, 8 का आ सकता है। तो ये चेंजेस खुद ब खुद साथ इनकॉर्पोरेट करता रहता है, ये आपका काम नहीं होता बैठ के कभी भी ये सोचकर अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा ना, टॉपिक तो कोई भी अनटैप्ड नहीं छोड़ता है। सिलेक्टिव स्टडी को बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ है ना, सिलेक्टिव स्टडी को नहीं करने देते, तो शॉर्ट में देंगे, लॉन्ग में नहीं देंगे। तो जो छोड़ेंगे आप वो तो लाजमी आएगा। और 10 नंबर का आसान सवाल होता है नॉर्मली, जिसको छोटे लेवल का T1 लेवल का कहते हैं, जब वो सवाल बनता है तो उसमें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं पास करने के उस सवाल को, लेकिन वो चॉइस में छोड़ के गए होते हैं और बड़ा सवाल करके गए होते हैं, तो वहाँ से मारे भी जाते हैं। तो कुछ छोड़ना नहीं है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, अब ये क्या था, हमें कैश खुद हमें रिसीव हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ो, एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे हमारी NPO है, हमने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया था। अच्छा, अब ये लोन क्यों लिया था, वो जी बिजली का बिल बड़ा आ गया था मस्जिद का ना, गर्मियाँ गुजरी हैं तो AC चलते रहे नमाजियों के लिए, तो बिजली का बिल बड़ा आ गया, तो अब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने ना बैंक से लोन लिया, मीटर ना कट जाए मस्जिद का, हमने बिजली का बिल जमा करा दिया। अब क्या नाम है तुम्हारा, ये इदरीस आ गया आज 4 दिन की छुट्टी के बाद, तो 2 दिन सही लगता तो 4 ही है ना मुझे, मेरे साथ तो ऐसे ही है ना, मैं तो ऐसे ही उदास होता हूँ आप लोगों के लिए। तो लेक्चर तो कल वाला नहीं लिया होगा, हाँ बस कल वाला नहीं लिया, मारा गया ये। अच्छा, अब मस्जिद का हमने बिल जमा करा दिया, लोन लेकर, किसी बंदे से लोन लिया या बैंक से लिया, जहाँ से भी लिया, लोन लेकर हमने बिल जमा करा दिया, ठीक है। इदरीस आया 2 दिन बाद, कहने लगा ओ बड़ा बिल आया है, कैसे मैनेज किया। हमने कहा वो ना हमने वो चौधरी साहब से उधार लेकर ना तो दे दिया था, चौधरी साहब को कहा है कि हम आपको ना इंशाल्लाह 10-15 दिन तक, महीने तक दे देंगे पैसे इकट्ठे करके लोगों से, हैं। तो इन्होंने कहा कोई नहीं मसला, आप छोड़ें, ये पकड़े पैसे और ये चौधरी साहब का लोन रीपे कर दें, या ये पकड़े पैसे और बैंक का लोन वापस कर दें। अब अगर ये हुआ है तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो गया जी, इससे क्या होगा बोलो, लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम चौधरी साहब डेबिट हो जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट। और चूंकि पास कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड की मद में ये लोन की रीपेमेंट हमें मिली है, लोन की रीपेमेंट हुई है, ये फंडिंग किस शक्ल में हुई है, हमें कैश नहीं मिला, हमारा कर्जा उतार दिया भाई ने आगे, तो भाई एक ही बात होगी ना, फंडिंग तो हो गई, तो इसको क्या कर देंगे, इनकम में डाल देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। ये बात समझ आई, अब बोलो। अच्छा, हमने ये लोन इसलिए लिया था कि हमने मस्जिद का सोलर सिस्टम लगवाना था, तो इसका मतलब इधर हमने लोन लिया था और इधर हमने PPE बना लिया था। अब ऐसी सूरत के अंदर वो पैसे यूज करके हमने क्या कर लिया, एसेट खरीद लिया, इन्वर्टर खरीदा, सोलर प्लेटें खरीदी, एसेट खरीद लिया हमने, इंस्टॉल कर दिया। अब क्या भाई, क्या नाम है आपका, अब्दुल्ला मुखैर हजरात हैं जी, कल इन्होंने क्या पूरा ट्रक भेजा था, याद है ना, हाँ, सीमेंट का, तो आज ये तशरीफ लाए, जुमा इन्होंने इधर पढ़ा, इन्होंने कहा सोलर सिस्टम लगवाया, तो हो गया था मैनेज। हमने कहा नहीं, कहाँ मैनेज हुआ था, बैंक से लोन लेके करवाया, लेकिन कोई मसला नहीं, बैंक का लोन वापस कर दे। तो इन्हें क्या किया, फंड कर दिया हमें, लेकिन कैश नहीं दिया, हमारा लोन उतार दिया। तो ऐसी सूरत के अंदर भी लोन फ्रॉम बैंक डेबिट होना है, लेकिन अब चूंकि एसेट से रिलेट कर रहा है इसलिए इसको इनकम नहीं डाल लेना, इसको लायबिलिटी बना लेना और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालते रहना। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये कैश आया, ये कैश तो चला गया, ठीक है। तो अब मामला क्या हुआ है, हमारा लोन फ्रॉम ये, अब कहानी ये बच गई, ठीक है ना, यूं समझ ले कि हमने लोन लेकर, चलो ये कैश को छोड़ो, इसको साइड, ये लोन जो डेबिट हुआ है, लोन, ये जो लोन डेबिट हुआ है, इसको क्या कहते हैं, ये भी फंडिंग है, ये भी तो फंडिंग की एक शक्ल है, ठीक है। अब सिर्फ फर्क क्या है, कैश का आना और जाना नजर नहीं आ रहा इस फंडिंग में, ऐसे ही है ना, बोलो, कैश का
आना और जाना नजर नहीं आ रहा, बाकी फंडिंग तो ही पड़ी है, ठीक है। तो सिर्फ आपने ये देखें, ये एंट्री क्या बनी है, एंट्री ये बनी है, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये गया खत्म हो गया और ये लायबिलिटी आ गई, ठीक है। अब ये सारी बात यहां पर मैंने लिखी हुई है, जरा देखिएगा। अगर ये भी लोन रीपेमेंट की फॉर्म में फंडिंग हो जाए, अगर लोन रीपेमेंट की फॉर्म में फंडिंग हो जाए तो फर्क सिर्फ कितना सा आएगा, फर्क सिर्फ ये आएगा, यहां पे कैश आया था, यहां पे कैश आया था, यहां पे क्या होगा, यहां पे लोन खत्म होगा, कैश डेबिट नहीं हुआ, लोन डेबिट हो गया, कोई मसला, कैश डेबिट नहीं हुआ, लोन डेबिट हो गया, बाकी सब सेम टू सेम। अगर हमने एसिड वो सोलर सिस्टम लगाया था, भाई ने लोन रीपे कर दिया, तो एंट्री क्या बन गई, वही लोन डेबिट लेकिन लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर साथ के साथ इसको इनकम में डालते जाएंगे। बात समझ आ रही है। और अगर लोन हमने लिया था और जमीन खरीदी थी और वो लोन रीपे कर दिया किसी ने आके, ओ भाई अभी अभी तशरीफ लाए, क्या नाम है आपका भाई लेट आने वाले, मोहम्मद याहिया ने आके कहा कि ये ज़मीन के पैसे मैं बैंक के पे कर देता हूँ, आपने जो लोन लिया हुआ है, तो बात तो वही है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सिवाय चेंज क्या है, येलो और ग्रीन। येलो क्या चल रहा है, येलो क्या चल रहा है, हमें कैश मिला, हमने उससे कोई पास्ट कॉस्ट इनकर की, मतलब हमें पैसे मिले तो हमने कोई इनकर की हुई थी कॉस्ट, उसके बाद में रिकवरी हुई तो इनकम, कोई फ्यूचर कॉस्ट है या एसेट है तो लायबिलिटी, और अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो फंड में डायरेक्ट डाल दिया। और अगर हमें कैश नहीं आया बल्कि हमें फंडिंग हुई है इन द फॉर्म ऑफ लोन, नहीं इन द फॉर्म ऑफ लोन रीपेमेंट, तो फिर लोन डेबिट हो जाएगा, बाकी सब का सब वैसे ही चल रहा है, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो पूछिए। जी बेटा, हैं मैं क्या कुछ सवाल है विच जी भाई, मेरे को एसी में से पानी गिरने लग गया, इसको कुछ करें, मतलब इसको शायद स्लो ही करना पड़ेगा, शायद बाहर कोई पानी का मसला होगा, फिल्टर ड्रेन में, ड्रेन आउट नहीं हो रहा होगा तो ड्रेन इन होने लग गया होगा, हैं? हाँ जी, कोई मसला, आसान सी बात है। अगली चीज, तस्वीर खींच रहे, सॉरी, खींचो 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 खींचो, आसान सी बात है, बस बताना था एक बार, मकसूद वाव मतलूब। लेकिन आप लोग क्यों मेरा दिल तोड़ देते हैं सुबह सुबह, सारा दिन मेरा टेंशन में गुजर जाता है। मैं सोच रहा हूँ अगली बार FAR2 की क्लास सुबह रखूँगा, FAR1 वालों को बाद में रखो, ये होते हैं निकम्मे निखट्टू। सुबह टाइम सबसे अच्छा टाइम आपको दिया हुआ था मैंने, अपना सबसे अच्छा टाइम आपको दिया हुआ था मैंने, सबसे अच्छा, लेकिन आप लोग जो है ना अपना सबसे बुरा एफर्ट मुझे देते हैं। एंडोमेंट फंड, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, बिलावल हो गया, मैं हो गया, और वो वाइट शर्ट भाई एंड वाले असगर हो गया। असगर, बिलावल और मैं जो है, हम मिसाल के तौर पे दूर दराज इलाके से तीनों ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हम मुश्किल आसानी औखे सौखे होकर पढ़ लिख गए, 4 पैसे हमें कमाने लग गए, तनख्वाह लग गई हमारी, ठीक है। अब हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने इलाके के अंदर जो गरीब लोग हैं, जैसे हमें मसले मसाइल थे पढ़ाई के, उनको ना हो तो उनके लिए कोई एफर्ट करें। तो हम तीनों ने मिलकर जाकर एक कॉलेज का विज़िट, एक स्कूल का विज़िट किया वहाँ पे अपने इलाके में, और उनसे जाकर कहा कि जी देखें हम 3 लोग आए हैं, ठीक है, और ये हम 1-1 लाख रुपया जमा करके लाए हैं, सेविंग की है हमने 1-2 3-3 महीने अपनी औकात के हिसाब से, ये 3 लाख रुपए आप रखें अपने पास, लेकिन इस 3 लाख से ना आपने इस 3 लाख की आपने बकरियां खरीदनी है। अब वो परेशान है, बच्चों का स्कूल है, फीस के लिए आप आए थे, आप कह रहे हैं बकरियां खरीद लो इस 3 लाख। अच्छा यार, बकरियां तो मार भी जाती हैं, चलो खैर अल्लाह करेगा नहीं ठीक रहेंगी। तो हमने उनको समझाया, देखें जी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, ये फंड रहे, तो ये जो 3 लाख हम आपको दे रहे हैं, ये 3 लाख आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसको करें इन्वेस्ट, ठीक है। इसको इन्वेस्ट करके जो इनकम आएगी, लेट्स से 1 साल के बाद उन बकरियों के बच्चे भी आ गए, उनको बेच भी दिया आपने, तो 3 लाख के ऊपर आपको माशाल्लाह से 1.5 लाख रुपया इनकम आ गई। अब इस 1.5 लाख में से भी आपने
50,000 वापस एक नई बकरी लेके 4 कर लेनी है और 1 लाख आपने अब यूज़ करना है जो बच्चों की जो है वो फीसों के लिए। अब ये नहीं है, जाहिर सी बात है, ये तो एक चलने वाला सिलसिला है ना। तो आज इस साल में 1 लाख बचा है, अगले साल इंशाल्लाह वो 4 से 8 भी होंगी बकरियां, ठीक है। और हम इदरीस को भी कहेंगे, अब्दुल्ला को भी कहेंगे, एक बार हमें कुछ करके तो दिखाएं। इधर से भी 3-4 बच्चों को मैं कहूँगा, हाँ भी जिन जिन की अच्छी अच्छी नौकरियां लग गई, सारे जो है ना अपना अपना जेब ढीला करो। एंडोमेंट फंड के अंदर हमने फंड बनाया बच्चों के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो है वो हमने वो फंड रेजिंग हम करके उसके अंदर जी हमने कंट्रीब्यूट करना है। तो आने वाले वक्तों में उसमें कंट्रीब्यूशन भी आएगा। तो ये सारे बच्चे बाकी कहते हैं जी पैसे पूसे को नहीं, हम एक एक बकरी खरीद के ले आएंगे और उसमें डालने लग जाएंगे। यानी कि एक स्कूल होगा, उसका साथ एक रेवड़ भी होगा। पूछेंगे रेवड़ क्या है? जी एंडोमेंट फंड है हमारा, ठीक है। एंडोमेंट फंड के ऊपर पाबंदी क्या होती है? जो असल पैसा होता है कंट्रीब्यूट करने वाला कहता है इसको छेड़ने की इजाजत नहीं है। 3 लाख हमने दिया था, 3 बकरियां खरीदवा दी, हमने कहा जी इनको नहीं बेचना आपने, हाँ इनको पालें, इनके बच्चे होंगे उनको बेचना है। उसको बेच के भी फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं हम। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जी इसकी भी जो इनकम आएगी उस इनकम को भी कुछ हिस्से को री इन्वेस्ट कर दें ताकि ये ग्रो करता जाए। बाकी जो पैसे हैं उससे आप अपना जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया वो यूज करें। अब ये वक्त के साथ साथ चूंकि हम एक एक बकरी नई भी खरीदते जा रहे हैं इसी फंड से, और भी लोग आके इसमें शामिल हो रहे हैं, तो फंड बढ़ता जाएगा। फंड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ेगी, फंड बढ़ेगा तो रिटर्न है, इन्वेस्ट ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा इनकम, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा बकरियां होंगी तो ज्यादा बच्चे आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे, तो ये फंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ये होता है एंडोमेंट फंड। आसान अल्फाज में आपको समझाया, ठीक है। जनरल एंट्रीज की फॉर्म में समझ लेता है जी, मिसाल के तौर पे। अच्छा अगली बात, ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है या एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ये स्पेशल केस है, शू पैशल। कौन सा जी? शू पैशल। क्योंकि पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको फंड रेजिंग फंडिंग की बात की थी कि या तो होगा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है, या होगा रिस्ट्रिक्टेड। अब रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो जनरल फंड में जाता है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरनली हो तो वो भी स्टेटमेंट चेंज इन नेट एसेट्स में जाता है। सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हो ना एक्सटर्नल वाला तो वो लायबिलिटी बनता है। लेकिन एंडोमेंट फंड का खाना ही अलग था। एंडोमेंट फंड फंड ही है, ठीक है। और उसकी खसूसियत क्या है? 2 निशानियां। पहली बड़ी निशानी क्या कि जो एक्चुअल पैसा होता है उसको यूज नहीं करने की इजाजत, वरना बाकी सब में देख लें आप, बिल्डिंग के लिए भी फंड आया तो वही पैसे इस्तेमाल होकर बिल्डिंग बन गई। आई पेशेंट फंड दिया था तो वही पैसे इस्तेमाल होकर आंखों के मरीजों का इलाज हुआ, ठीक है। या पैसे दिए जो मर्जी करो, जनरल फंड। लेकिन यहां पे क्या है? एंडोमेंट फंड जो बनाया है वो 3 लाख यूज करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। उसको करना इन्वेस्ट, उसको इन्वेस्ट करके उससे जो इनकम आनी है वो इनकम का कुछ हिस्सा यूज करना है, कुछ दोबारा री इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा अब अगली बात, हम तो एनपीओ हैं, मतलब अब थोड़ी देर के लिए ये 3 तो आपका क्या नाम है? ये अमार जो है इसकी ये सिर्फ स्कूल खोला हुआ है तो इसकी तो एनपीओ है। अब हमने जब इसको पैसे दिए हैं तो हमने तो कंट्रीब्यूशन किया एंडोमेंट फंड में, हमने तो एंडोमेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है। इसके लिए या इसकी एनपीओ के लिए ये 3 लाख रुपया क्या है? लायबिलिटी है बेटा। फंड कह रहा हूं, फंड्स क्या है? लायबिलिटी ही तो है, ठीक है। तो अब चलो जी 30 रुपए हमने कंट्रीब्यूट किए, क्या एंट्री करेंगे? ये भाई तो क्या एंट्री करेंगे? चलो अब हम सारे एनपीओ बन जाते हैं, हमें पैसे आ गए, मतलब हमारा स्कूल है और मेरा स्कूल है, चलो मेरा स्कूल है, मैं जरा एंट्री करते हुए आसान हो जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से 3 बच्चे उठ के आ उन्होंने कहा कि सर जी हमने ये सोचा अपने इलाके के लोगों के लिए, यहाँ पे जो आपने स्कूल खोला इसमें आपने हेल्प करनी है, तो 3 लाख रुपए लिया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट। तो ये जनाब कैश 30 रुपए, 300 रुपए, लाख लाए थे ना, 1000 में कर लेते, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है? ये कंट्रीब्यूशन ही तो है। अब कंट्रीब्यूशन की नस्लें कितनी हो गई? 3। पहला कंट्रीब्यूशन था जनरल, दूसरा कंट्रीब्यूशन था स्पेसिफिक में ये क्या कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक में वो एक्सटर्नली ही था। तीसरा कंट्रीब्यूशन है एंडोमेंट, इसकी अलग नस्ल है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया, यानी अब आपको जब कंट्रीब्यूशन का लिखा होता था 2 चीजें निकली थी, आज 3 निकल सकती है। ये जनरल फंड है, ये एंडोमेंट के लिए है, ये फलाने खर्चे के लिए, स्पेसिफिक खर्चे के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, होगा, बल्कि हो सकता है, क्या होगा। अब अगली बात, ये मैंने जनाब एंट्री कर दी, इसकी एंट्री क्या बनी? बोलो इसकी एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट एंड फंड, ठीक है जी।
300 रुपये से एंट्री पास कर ली हमने। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर दी। ये पैसा तो इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं कि ये वाला पैसा इस्तेमाल हो जाए, ना ये नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। अब इन्वेस्ट किया और हमें साल के एंड पर जो है वो इससे इनकम हो गई 150 रुपया। कितनी इनकम जी? 150 रुपया। तो 150 रुपये की एंट्री क्या बनेगी? कैश आ गया, अब जाहिर है वो बकरियों को बच्चे बेचे थे तो पैसे आ गए ना, तो कैश डेबिट। लेकिन फिलहाल अब मामला क्या है? मामला क्या है? हमने कहा जी देखो बात ये है, हमने उन्हें कहा था देखो जी बात ये है कि इसको बढ़ते रहना चाहिए, ये बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो जो आपको कैश रिसीव हुआ, ठीक है, वो कैश तो पूरा कितना है? 150 रिसीव हुआ है, लेकिन इस 150 में से आपने कितना दोबारा री इन्वेस्ट करा दे? 50 करा दे। 50 को वापस एंडोमेंट फंड में डालें, एंडोमेंट फंड में 50 डालें, और बाकी आप यूज़ कर सकते हैं अपने एनपीओ के ऑपरेशंस में, ठीक है। तो उसको फिर क्या कर लें? इनकम में डाल दें, इनकम एक्सपेंडिचर। ये बात समझ आइए? तो फिर अब मेरा मकसद एंडोमेंट फंड में मुझे क्या लेकर जाना पड़ेगा? एंडोमेंट फंड में ये, ठीक हो गया। तो ये 50 मेरा क्या कहाँ पे आ गया जी? एंडोमेंट फंड में। मजीद यहाँ पे मैंने लिखा जी ये कैश है और ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, जिसका कुछ हिस्सा हमने वापस री इन्वेस्ट कर दिया यहाँ, ठीक है जी। अब ये कहाँ पे पहुँच गया फंड मेरा क्लोजिंग डेट पर? 350 को मसला। अच्छा, अब ये ब्रॉड डाउन हो गया, अब कहानी चल पड़ी है, ठीक है। अब मेरे पास अगले साल के स्टार्ट में ये फंड 350 पे पड़ा था, ठीक है। ये तीनों दोस्त जो हैं ये ना तकरीबन कोई 4 एक दोस्तों को और ले आए, ठीक है। तो मुझे आके हर एक ने 4 लाख रुपया दे दिया, तो 4 लाख रुपए मेरे पास और हो गए। 2 को लाए हैं यार, बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है। अच्छा, अब 2 और दोस्त आ गए, लेकिन साथ ही ने आगे कहा सर बात ये है, अच्छा अब इसकी एंट्री क्या है? इसकी तो वही एंट्री होगी ना, कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट। इन्होंने कहा सर लेकिन बात ये है, हम जो है वो मतलब खुद भी लाए पैसे, औरों को भी लेके आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही। आपका भी तो एनपीओ है, तो आपका अपना भी तो सरप्लस आता है हर साल, तो कुछ आप भी इसमें डालें ना, कुछ आप। तो फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इंटरनली हम लोगों ने क्या फैसला किया कि हर साल के सरप्लस में से लेट से 5% हम भी एंडोमेंट फंड में डाला करेंगे। अब ये रेजोल्यूशन पास करके इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी जनरल फंड से पैसे निकाले, एंडोमेंट फंड में डाल दिए, तो जनरल फंड डेबिट, एंडोमेंट फंड क्रेडिट। ये एंडोमेंट फंड क्रेडिट हो गया जी। हमने भी मिसाल के तौर पे 50 तो 50 ऊपर भी आया ना, हमने कहा कि जी सरप्लस का 5%, तो हमारा सरप्लस आया जितना भी उसका 40 बन गया, चले ठीक है। तो ये 40 रुपए की हमने एंट्री क्या की? जनरल फंड से पैसे निकाले और एंडोमेंट फंड में डाल दिए, ठीक है। ये बात समझ आई है? ये एक नई एंट्री आई है ये। तो ये एंट्री क्या बन गई? ये हमने क्या किया है? ये हमने क्या किया बोलो? ये हमने क्या किया है? जनरल फंड से पैसे निकाले हैं, अपने सरप्लस से उसमें पड़े होते हैं ना, और एंडोमेंट फंड में डाल दिए। अच्छा, जनरल फंड से पैसे निकालकर किसी और स्पेसिफिक फंड में भी डाले जा सकते हैं, जैसे कल गालिबन हुआ था, रिसर्च फंड बनाया हुआ था और सरप्लस के पता नहीं कितने % को हर साल हमने उसमें जो है वो ट्रांसफर करना था, ठीक है ना। ऐसे ही वो रिस्ट्रिक्शन इधर भी लगी हुई है। तो सरप्लस का 5% कहीं और, सरप्लस का 10% कहीं और, हम ये कर लेते हैं, लेकिन ये विद इन नेट एसेट्स मूवमेंट होती है कि जनरल फंड से पैसे निकाल के मुख्तलिफ जो है वो टोकरियों में रख रहे हैं। ये एंडोमेंट के अंदर डाल दो, ये जो है रिसर्च के लिए वखरे कर दो, ये फलाने काम के लिए अलग कर दो, तो ये जनरल फंड डेबिट करके वो एंट्रीज। तो यहाँ पर जनरल फंड से निकाल के एंडोमेंट फंड में पैसे डाले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर जाहिर सी बात है, अब पहले 350 हुआ पड़ा था, तकरीबन वो 3 से 4 बकरियां हो गई थी ना, ठीक है। 4 बकरियां हो गई, 2 बकरियां और खरीद ली हमने, कुछ हमने डाले, 1 बकरी इधर से भी आ गई, तो 4 और 2 6 और 1 7, माशाल्लाह 7 बकरियां हो गई। अब इस साल में इनकी इनकम और ज़्यादा हुई, तो मिसाल के तौर पे इनसे इनकम आ गई हमें इस दफ़ा जो है वो 250 रुपये। तो 250 रुपये में से फिर हमने एक % रखी होती है सर्टेन, ठीक है। तो हमने कहा जी कि इसमें से आप 250 में से आप 200 इस्तेमाल कर लें और 50 फिर इधर
कमाए हुए में से भी लगा दें, ठीक है। अब देखो माशाल्लाह से बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, 50 तो पहले भी था, इस दफ़ा हमने 75 रखवा लिया, ठीक है। एक बड़ी वाली बकरी ले ली, महंगी वाली जी, 2 ले ली बकरियाँ ज़रा सस्ती सस्ती जी। क्लोजिंग बताएंगे आज के दिन में 655। अब ये देखें एंडाउमेंट फंड में डेबिट शेबिट कुछ नहीं होना, यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसने बस बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है, और इसकी इन्वेस्टमेंट है असल में कहानी ये चल रही है। जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा एंडाउमेंट फंड में वापस डाला, कुछ एनपीओ में यूज़ किया, ठीक है। ये जनाब आपका एंडाउमेंट फंड 665 कर लो जी, केड़ा फर्क पैंदा है, अपना फंड है, एक बकरी वध की ते कट की, ये जी एंडाउमेंट फंड जी बेटा जी हैं। मैंने ये कहा कि हमने 3 बकरियां खरीद ली थी इन पैसों की, ठीक है। अच्छा वैसे बकरियां नहीं खरीदते हम, इन्वेस्ट बाकायदा ना एंडाउमेंट फंड के लिए फिर जो है ना बड़ा एक्सपर्ट किस्म के हमने बंदे बिठाए होते हैं जो ऐसी जगह बकरियां भी खरीद सकते हैं, मतलब ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा रिस्क कम होता है। फिर अगर हो भी तो एक पोर्टफोलियो बनाती हैं कंपनी, जहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है ना तो पोर्टफोलियो बनाया जाता है। कुछ लो रिस्क होती हैं लेकिन लो रिटर्न होती हैं, कुछ हाई रिस्क होती हैं और हाई रिटर्न होती हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है कि अगर किसी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस आ जाए तो दूसरी तरफ से गेन आ जाए तो इस तरह से ऑफसेट हो जाए। बहरहाल ये तो एक अलग से एक जो है वो दुनिया है, ठीक है, एक अलग से एक इल्म है। लेकिन फ़िलहाल सादा बात ये कि जो पैसे हमने 3 लाख इन्वेस्ट किए थे इन मेरे दोस्तों ने आकर, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करके मुझे आए 150 रुपये की इनकम। तो 150 रुपये की इनकम कैश तो आ गया, लेकिन सारा 150 एनपीओ के जनरल फंड में नहीं डालना, यानी उसके कामों में यूज़ नहीं करना, उसके सरप्लस में डालेंगे तो जनरल फंड में चला जाएगा ना, सारा नहीं डाला। बल्कि हमने कहा 50 को वापस इधर री इन्वेस्ट कर दो, एक बकरी यहाँ पे और ख़रीद लो, 3 थी 4 हो जाएंगी, तो अगली बार फिर 4 बकरियाँ जो हैं उनका दूध उनके बच्चे ये बेचेंगे, ठीक है। तो इससे ज़रा एंडाउमेंट फंड भी इजाफा आ गया। बाकी 100 रुपये आप बेशक इस्तेमाल करो अपने जनरल ऑपरेशन में, तो जब इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दिया तो वहाँ से फिर इस्तेमाल करेंगे, जो बच जाएगा जनरल फंड में भी चला जाएगा। अब अगले साल 350 था तो 2 लोग और आ गए, 2 लाख और मिल गया हमें, और 40 हमने भी अपने जनरल फंड में से निकाल कर इधर डाला। तो अब माशाल्लाह हमारा रेवड़ बड़ा हो गया, 4 से 10 पे बकरियां लट से पहुंच गई, तो फिर इनकम भी उसी हिसाब से ज़्यादा आई। तो ज़्यादा इनकम आई तो उधर भी ज़्यादा यूज़ हुई, इधर भी ज़्यादा री इन्वेस्ट होगी, तो ये चलता रहता है, ठीक है। चलें यार अब सवाल कर लें, मेरे ख्याल से कल भी सवाल रह गया था, ठीक है। तो आ जाइए ज़रा, पेज नंबर आप लोगों का है 1006, 1006 नंबर सफ़ा जी बेटा। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की लोन रीपेमेंट नहीं है। अगर आपको कैश आया तो क्या एंट्री करनी है, कैश डेबिट लैंड फंड क्रेडिट। और अगर आपने लोन लेकर लैंड लिया हुआ था, आज उस लोन को किसी ने रीपे कर दिया है, तो लैंड तो लिया हुआ, डेबिट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लोन लेकर आपने एंट्री क्या की, आपने एंट्री की कैश आपने लिया, लोन के तौर पे कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अब लोन पड़ा हुआ है फ्रॉम बैंक, वो कैश यूज करके आपने एंट्री की लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट। अब लैंड भी आ गया, इधर लोन फ्रॉम बैंक भी है। एक बंदे ने आगे कहा ये बैंक का लोन मैं पे कर देता हूँ, तो लोन पेएबल डेबिट हो गया, और अब इनकम भी बन सकता है, लाइबिलिटी बन सकती है, और चूंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से पड़ा है तो लैंड फंड बना लेंगे। तो सेम है ये समझ आता है। तो ये भी तो मैंने तो सिर्फ आसान कर दिया समझाने के बाद कि अगर तो कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैश आया है तो वो तो आपको समझ आ रहा है। अगर वो कंट्रीब्यूशन है यानी आपको फंडिंग मिली है इन द फॉर्म ऑफ लोन रीपेमेंट, तो जहां जहां कैश डेबिट हो रहा है वहां वहां लोन डेबिट कर लो, कहानी खत्म। बाकी तो वही है, इसलिए तो आमने सामने रखा था, इसलिए तो ये घर से लिख के लाया था, ये वाली साइड, ये सब सेम है। अहमद भाई ने आते साथ तस्वीर बनाई जी, नहीं वो तस्वीर सही नहीं थी तो मैंने कहा लेके आए, तो वो आता है तो एंड पे करते हैं, पहले ये कर लें आप, ठीक है। वो मैंने ओपन पहले वही किया था, वो हो जाना था, पर वो आपकी किस्मत अच्छी थी शायद, ठीक है, कि वो तस्वीर अच्छी नहीं आई, तो आप वो तस्वीर बना रहे हैं, अल्लाह करेगा बन जाएगी। अहमद भाई बड़ी साफ सुथरी तस्वीर बनाते थे, याद है ना, सवाल अगले दिन करते थे तो बिल्कुल सही पिक्चर होती थी। नहीं असगर सही नहीं बना रहा। पेज नंबर 1006, 1000 तो काम टप गया जे। और ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, इस तरह से आखिरी। बाकी 1-2 सवाल अभी आपसे करवाऊंगा। 2 सवाल मैंने रखे हुए हैं शॉर्ट वाले रिवीजन के लिए, और एक आपके लिए रखा हुआ है, अभी बस आज होमवर्क में दूंगा। वो गंदा सवाल है ज़रा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रेशियो शुरू करनी है।
और फिर रेशोज शुरू करके साथ साथ फिर उधार उतारेंगे। फिर रेशोज का बस पहले 2 दिन ज़रा टफ हैं, जब सिर्फ रेशोज सीखनी है, जब वो सीख लेंगे उसके बाद रेशोज बड़े मज़े का टॉपिक है। आप 15 मिनट भी एक सवाल पे लगाएं तो आपकी मर्ज़ी है, एक सवाल के ऊपर 2 सवाल कर लें, आधे घंटे में कर लें, डिस्कशन होती है, आपको लिखवाना है, ठीक है, आपको इंटरप्रिटेशन करवानी है, आपसे प्रैक्टिस करवानी है, तो उसमें ये होता है कि आपको पूरा लेक्चर सवाल की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर इंशाल्लाह हम साथ साथ जितना भी अच्छा, उसका फ़ायदा ये होगा इधर रेशोज कर ली, याद हो गई, अब रेशोज की प्रैक्टिस चल रही है, IAS 8 की थ्योरी पढ़ के, IAS 8 के MCQ, अब IAS 8 भी रिवाइज हो रहा है। IAS 8 का एक सवाल रहता था, मैंने सोचा था पार्ट बी के तौर पे दूंगा, वो कैंसिल कर दिया, यहाँ से पार्ट बी दे दूंगा, क्योंकि अगेन रिस्क जिधर ज़्यादा है वो मैं सवाल बार्ड वाला खुद कराऊंगा, एक वो सवाल खुद कराऊंगा, एक टर्म टेस्ट वाला सवाल करा दूंगा, चलो 2 सवाल और हो जाएंगे ताकि स्टेटमेंट इक्विटी IAS 8 के साथ ज़रा अच्छी सी रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। वो मैंने ज़रा प्लान बदल दिया, तो मकसद कहने का IAS 8 रिवाइज हो जाएगा, ऐसी कैश फ्लो की थ्योरी उसके MCQs करेंगे, कैश फ्लो भी रिवाइज हो रहा होगा, साथ साथ रेशोज चल रहा होगा, और फिर NPO भी साथ आ जाएगा, ठीक है, ताकि रेशोज के ख़त्म होते होते ये भी सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ रह जाएगा एंड पे EPS, ठीक है। 5-6 दिन EPS पे लगते हैं, 5 से 6 दिन EPS पे लगते हैं, ठीक है, वो देख लें एंड पे। ये ना मुझसे पूछना कब ख़त्म होना है, जब ख़त्म होना है तभी ख़त्म होना है, ठीक है, ना मुझे कोई जल्दी है, ना मुझे टाइम ज़ाया करने का शौक़ है, यानी कि बस जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे एंड तक इंशाल्लाह। आपका तो पेपर ही सबसे एंड पे, मतलब सबसे एंड पे है आपका पेपर, तो जब सिलेबस एक बार ख़त्म करूँगा तो शायद 2-3 दिन आपको रिलैक्स करूँ, उसमें कोई तैयारी करके फिर रिवीजन पे आऊँ, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि रिवीजन साथ ही चल पड़े, डिपेंड करता है। वैसे मेरा प्लान यही है जो मैंने आपको बताया था कि 25-26 के बाद इंशाल्लाह रिवीजन साथ साथ चल रही होगी, बाकी देखते हैं, ये तो सब प्लानिंग्स होती हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट है इसकी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, यानी उसने आखिरकार पूछ ही लिया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, या आपके क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर टर्म टेस्ट में क्या हुआ था, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाते हुए इनकम एक्सपेंडिचर हर सवाल में बनाते थे, सवाल में इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया कैश फ्लो की तरह का बनता था सवाल, क्योंकि रिसीट पेमेंट आपसे मांग लिया, इनकम एक्सपेंडिचर उल्टा आसान था, लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इन दोनों में से कुछ हो सकता है, या स्टेटमेंट नेट एसेट बनवा सकता है, या आपसे इसी तरह से सिर्फ रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट बनवा सकता है, या इवन सिर्फ बैलेंस शीट बनवा सकता है छोटे सवालों के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 8 से 10 नंबर का आए तो, ठीक है। चलें देखते हैं क्या हो सकता है। बहरहाल आज तो सब कुछ ही करना है। अब मैंने फॉर्मेट बना लिया हुआ है बोर्ड पे, जाकर देखेंगे बाद में, जरा एक दफ़ा क्विकली हम अपने इस ट्रायल को पढ़ लें। जनरल फंड ओपनिंग गिवन है जी, खुद कहाँ जाएगा जनरल फंड, कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ बताते जाना है कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, चेंजेस इन नेट एसेट्स। अच्छा, फंड है फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट। अच्छा, अब ये फंड है, ये फंड है, ये फंड है, अब कौन सा फंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जाना है और कौन सा फंड लायबिलिटीज में जाना है, ये बता सकते हैं आप, बताएं फिर कौन सा फंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जाता होता है, जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हो, या जनरल फंड, खुद जनरल फंड, या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, या एंडोमेंट फंड भी माशाल्लाह आप तो पढ़ लिया है, ये आपके कहाँ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ठीक है। तो लायबिलिटी में सिर्फ कौन सा जाएगा, लायबिलिटी में सिर्फ कौन सा जाएगा, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, और अगर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला है तो उसको भी फिर कहाँ डाल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब पता नहीं ये कौन कौन से फंड्स हैं, लेकिन सबका ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अब ये तो आगे जाके सवाल में पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ ही लेते हैं, मैं तो कहता हूं, कहता है फंड फॉर सपोर्टिंग, जनरल फंड तो कहां चला गया, स्टेटमेंट इन नेट एसेट में, ठीक है, ओपनिंग आ रहा है। फिर फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट, SYT इसका नाम हम रखेंगे, उसने भी रख दिया, शुक्र है, एडा वड्डा ना कौन लिखे। हैज स्टिपुलेशंस, स्टिपुलेशंस कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है जी, अच्छा जरा फिर आगे पढ़ो, फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट हैज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज दैट रिक्वायर बकरियां कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बी रखनी परमानेंटली,
समझ आई? तुम्हें क्या पता हमने पहले क्या सीखा एंडोमेंट फंड में जी? तो असल पैसा, असल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट जो किए हैं वो मेंटेन करने हैं परमानेंटली। ये किसकी निशानी थी? ये तो एंडोमेंट फंड की निशानी थी, तो ये तो एंडोमेंट फंड हो गया, ईएफ एंडोमेंट फंड। ठीक है, अच्छा तो ये एंडोमेंट फंड हो गया। तो ये भी कहां जाएगा? ये भी कहां जाएगा? ये भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जाएगा। ठीक है जी। अच्छा चलो ये भी हो गया, ये भी देखना रह गया साहब। आगे बढ़े, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा अब नाम से ही पता लग रहा है बिल्डिंग बननी है, जिम बनना है, ट्रेनिंग सेंटर बनना है, तो मेरे ख्याल में एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड ही होना है, किसी ने पैसे दिए ना जिम बनाने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है, हम तो सवाल से पढ़ेंगे। अच्छा ये तो पूरा पढ़ लो, ये तो पूरा पढ़ लो। कहता है द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये अब सही है 494 की बात कर रहा है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं मेरे दोस्त हाईलाइटर प्लीज। ये 494 की अब बात कर रहा है, यानी मैंने आपको कहा था ना, अब इस कंट्रीब्यूशन, जैसे कल इस कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ था, रिसर्च फंड के कंट्रीब्यूशन, हमने कहा तो उसको अलग कर लो, बाकी इनकम ले जाओ, दूसरे को सवाल पूरा करना है। अभी तस्वीर पता नहीं कब आती है, भाई गए हुए तो हैं, मुड़ के शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। अब इस 494 के अंदर पहली बात क्या पड़ा हुआ है, ये यूं बोल रहा था, देखो ना, द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये कंट्रीब्यूशन है, और ट्रायल में रिसीव्ड की फिगर पड़ी होती, पेड की, कैश की। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हुआ है, इसमें वो कह रहा है इंक्लूड 15 मिलियन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एसवाईटी, ये भी टू बी मेंटेन्ड। ये जो दो दोस्त साथ लेके आए, अब्दुल्ला भाई और इदरीस भाई, जो दो दोस्त साथ लेकर आए, जिन्होंने अब नए पैसे हमें इन्वेस्ट करके दिए इस फंड में, ये वो है। तो कंट्रीब्यूशन में कितना पड़ा है? 15, जो कहां जाना है? ये एंडोमेंट फंड में जाएगा। ठीक है, यानी इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, एंडोमेंट फंड क्रेडिट, इसको इनकम में नहीं डालना। अच्छा अब कैश डेबिट हुआ पड़ा है और कंट्रीब्यूशन इनकम समझो उसने क्रेडिट कर रखी है, तो मैंने कल की तरह से कहा था, या तो यहीं से तोड़ के सीधा फेंक दो उसको, या फिर आप ब्रैकेट में जाके लिखो, एग्जामिनर को भी नजर आए 494, तो उसने किया हुआ है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट होना चाहिए था इस 15 से, लेकिन उसने कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट किया, तो कोई नहीं, कंट्रीब्यूशन को डेबिट करके एंडोमेंट फंड को क्रेडिट कर लेंगे जैसे कल किया था। ठीक है, अभी बैठ जाओ भाई, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अब ये सवाल पूरा होगा, फिर आज सजा है तुम्हारी। सही है, तस्वीर सही है, शीशा ऐसे जबरदस्त, नहीं नहीं कैमरे का कसूर नहीं है, नहीं 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 ऐसे ना करो, मैं अभी तस्वीर दिखाऊं, यही कैमरा है, आपको किसी और टॉपिक के अंदर दिखानी पड़ेगी, आपको मैं टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। हाँ अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जरा अभी दिखाता हूँ, ये सवाल इसके अंदर भी पड़े हुए मिलेंगे। ऐसे शीशा तस्वीर होती है, फोन करो उसको ना, फोन करो उसको, फोन करो उसको, मैं फोन का पूछूंगा उसको आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं। लर्निंग मैं भी तो सीखता हूँ, मैं तो इनसे भी सीखता हूँ, हर किसी से हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। क्या ख्याल है जी? जिस दिन सीखना लर्निंग रुक जाती है उस दिन तो एंड हो जाता है बंदे का। ठीक, हम तो तालिब इल्म बनकर ही रहना चाहिए ना सारी जिंदगी, तभी तरक्की है आपकी जी। तो 15 मिलियन एंडोमेंट फंड का पड़ा है। ठीक है, उसके बाद द इन्वेस्टमेंट इनकम भी पड़ी है ऑफ 144, इसकी बात कर रहा है जी। लो जी, ये अब ये वो इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम आई है उसके बारे में कुछ कह रहा है। तो द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 144 million include 6 million that is externally restricted to be added to principal amount of resources of SYT to be maintained। ओ यानी कि इसमें से भी कितना, 6 मिलियन जो है ये एंडोमेंट फंड में उन्होंने कहा डालना है। एक बकरी खरीदी थी, ऐसे ही है ना, तो सही है। तो ये तो बस डिस्कशन हो गई, मसला हल हो चुका है इंशाल्लाह। आगे कहता है देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि बाकी की जो है शायद ये सारी इन्वेस्टमेंट इनकम ही एंडोमेंट फंड को इन्वेस्ट करके आई होगी, लेकिन 6 मिलियन कह रहे हैं कि दोबारा वापस री इन्वेस्ट करो, बाकी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसका मतलब 144 में से 6 निकाल के एंडोमेंट फंड में डाल देंगे, बाकी 138 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मतलब इनकम में जाने देंगे।
ठीक है। आगे कहता है लेकिन एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, इन्होंने आगे क्या कहा था याद है कि भाईजान आप भी कुछ शेयर डाले। हमने कहा जी 5 मिलियन हर साल एनुअली हम एंडोमेंट फंड में डालेंगे जनरल फंड से। कोई मसला? आसान बातें पता होनी चाहिए, लेकिन लेट आने वालों को लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। ये पार्ट 1 अपलोड करा देना यार आज। अच्छा, नेक्स्ट, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज स्टिपुलेशन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड एक्सटर्नली। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है तो, और ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए भी नहीं है। जिम्नेजियम बन रहा है, जिम बन रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बन रही है, तो ये डेप्रिशिएबल है, तो इसको क्या करेंगे हम? लायबिलिटी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जिम फॉर फंड, जिम फॉर फंड, फंड फॉर जिम जो है ये आपकी क्या है? लायबिलिटी। वेरी सिंपल, ठीक है। ओपनिंग पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जी इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि दैट इट शैल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिल्डिंग अ जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो बिल्डिंग बनानी है जिम और ट्रेनिंग सेंटर की नवाबपुर टाउन में। द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, अच्छा उसमें भी पड़ा हुआ है भाई, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड में कितना? 14 मिलियन पड़ा हुआ है। ये किस लिए है? कौन सा फंड है? जिम फंड। ठीक है, चलो आगे कहता है नहीं, हाँ इसमें पड़ा हुआ है 14 मिलियन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड फॉर द सेंटर, हाउएवर नो लैंड हैज। शुक्र लैंड अभी नहीं खरीदा, लेकिन इसकी एंट्री क्या होनी है? कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट नहीं, कैश डेबिट लैंड फंड क्रेडिट। अब आप कहोगे बिल्डिंग के पैसे हैं, और बिल्डिंग के तो अलग पड़े जो हैं वो तो ये कितने? 115 है, यही लग रहा है मुझे, लाइन से देख लेता हूँ ये। हाँ जी, तो ये बिल्डिंग के पैसे आए पड़े हैं, लेकिन अभी जो कंट्रीब्यूशन आया है, बिल्डिंग के पैसे तो इकट्ठे हो गए थे, जमीन के पैसे नहीं आ रहे थे। तो वो कौन था भाई? क्या था, क्या नाम था इसका, क्या नाम था? हाँ हाँ, याहिया जो आया था और उसने आया कहा था कि ये लैंड का जो है ना ये बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। तो जो पैसे इसने दिए हैं कंट्रीब्यूशन इस दफा रिसीव हुआ है, वो कंट्रीब्यूशन के अंदर कितने 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 14 मिलियन जो हैं, 1.5 करोड़ तकरीबन, 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख रुपया भाई ने पकड़ा दिया कि ये पकड़े जाएं, जाकर ज़मीन खरीदें, बनाएं मस्जिद, बनाएं स्कूल, बनाएं स्पोर्ट्स क्लब, जो मर्जी अस्पताल बनाएं, ये ज़मीन के पैसे ये लें। अभी हमने ज़मीन खरीदी नहीं, और भाई खरीदी हो या ना खरीदी हो, कैश डेबिट लैंड फंड क्रेडिट होना है। जब आ गए पैसे, कंट्रीब्यूशन नहीं क्रेडिट हो सकता, इसमें पड़ा है तो यहां से निकाल लेंगे। अच्छा, फिर लैंड आ जाएगा तो लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, तो क्या लैंड भी पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में, और यहाँ पे फंड में ये लैंड फंड भी पड़ा रहेगा। लेकिन लैंड अभी चूंकि आया नहीं, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर लैंड नजर नहीं आएगा, और फंड तो नजर आएगा। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होगा? या को नजर आएगा, बैलेंस शीट जब हमारी मंगवा के देखेगा कि इन्होंने देखो ये 14 अलग रखा हुआ है, जमीन नहीं खरीदी, खरीदेंगे तो जमीन नजर आएगी, जमीन नजर आएगी तब भी वो नजर आता रहेगा फंड। ठीक है, वो तो जाना कहीं नहीं। ओके, बाकी फिर देखेंगे कभी कोई और बात, कोई ट्रीटमेंट के एंड पे फिर क्या करो, डायरेक्टली इसको खत्म करना या नहीं करना, बात की बात। अब लास्ट ईयर ट्रस्टीज, अच्छा ये कहानी खत्म होगी। तीसरा क्या है? लास्ट ईयर ट्रस्टीज ऑफ पीएससी इम्पोज्ड, ट्रस्टीज ऑफ पीएससी इम्पोज्ड, ये कौन सी है जी? इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन तो क्या होती है? फंड टू क्रिएट अ फंड फॉर एक्वायरिंग। उन्होंने कहा कि यार अगली बार वो जो नई टीमें आ रही है ना पीएसएल के अंदर, हम उसमें एक फ्रेंचाइज खरीदेंगे, हमारा ट्रेडिंग मकसद नहीं है, लेकिन चलो हमारे एनपीओ के खर्चे निकलने लग जाएंगे, क्या क्या। अब पैसे उसके लिए बड़े चाहिए, बिडिंग करनी पड़ेगी, तो आज से ही पैसे अलग करने शुरू कर दो। ये जब पीएसएल स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा था 3 साल बाद, मिसाल के तौर पे 4 साल बाद हम जो है वो नई टीमें निकालेंगे, तो पहले दिन ही फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया, पैसे। ये उस तरह की कहानी है। ठीक है, तो अपना इंटरनल जो है ना वो अपने जो है वो क्या कहते हैं उसको, रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या कहा हुआ है कि हाँ, पॉपुलर लीग जो के है उसके अंदर 3 मिलियन हर साल ट्रांसफर करते रहेंगे ताकि पॉपुलर लीग के अंदर हम फ्रेंचाइज खरीद सकें। अब ये कहां से निकालेंगे? ये भी जनरल फंड से, लेकिन चूंकि ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है तो लायबिलिटी नहीं बनानी, इसको फंड में ही रखना है। तो ये हमारे पास फ्रेंचाइज फंड क्या बन गया? ये हमारे पास फ्रेंचाइज फंड जो है ये फ्रेंचाइज फंड ही है, यानी कि लायबिलिटी नहीं बल्कि फंड बनेगा। और ये फंड कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ठीक है,
सही है। चलो इसके बाद कहानी होगी खत्म, सवाल में आगे कुछ है नहीं खास, ठीक है, लेकिन ट्रायल सारा पढ़ लें अब एक दफा। तो जनरल फंड, ये पहले तो 4 के 4 फंड्स ये फड़क गई, इनको बस 2 मिनट के अंदर हमने सीधा कर देना है इंशाल्लाह। उसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। नेट का मतलब क्या है? नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। पूरे सवाल में कहीं रेट्स वगैरह गिवन ना हुए तो समझो डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी है, वो अदर एक्सपेंसेस में पड़ी होगी, बस ठीक है। और अगर उसने कहा कि डेप्शन चार्ज नहीं हुई है तो कर देंगे। खैर नेट एसेट्स हैं, नेट में ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं, अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं, ये भी लॉन्ग टर्म एसेट ही होते हैं आपके, नॉन करंट एसेट, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बैंक लोन है, हाँ भाई लाइबिलिटीज में, सिंपल है, सीधे बस उठा के लिखते जाना है। उसके बाद प्रीपेड और एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस, भाई ये दोनों आपके एक्रूअल्स, प्रीपेड एक्सपेंस जो है एसेट और पेबल जो होगा वो लायबिलिटीज में नजर आ जाएगा। फिर कैश एंड बैंक आपका करंट एसेट। फिर फी फॉर सर्विसेज, ये क्या है? हाँ, कोई सर्विसेज जो देते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है तो जो सर्विसेज देते हैं, जो हमारे यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट हैं, टेबल टेनिस के कोर्ट हैं, स्क्वाश के कोर्ट हैं, ठीक है जी, उसके बाद सर्दियों के कोर्ट हैं, गर्मियों के कोर्ट हैं, ये सारे कोर्ट हैं ये हम जो किराए पे यूज़ करने देते हैं, ठीक है। क्रिकेट का ग्राउंड रखा हुआ, फुटसॉल का रखा हुआ है, तो ये सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, कोई और जो है वो जिम सर्विसेज हैं, जिम हमने बनाया हुआ है, ठीक है, या बना रहे हैं तो चलो ठीक है, आपको वो तो भी बन रहा है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, तो सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट फीस आई है। ऐसे ही जैसे स्नूकर टेबल से इनकम आती थी तो ये इनकम है। फिर फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, कोई टूर्नामेंट करा करू के हमने फंड रेजिंग की और नेट प्रोसीड्स आ रही है, बहुत अच्छी बात है, नेट में प्रोसीड्स क्रेडिट आ रही है, इनकम आ रही है, नेट नोट करके उन्होंने खुद दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन के साथ तो आपने जो करना था अशर नशर हो गया, बाकी रिमेनिंग जो है वो आप कहाँ ले जाओगे, रिमेनिंग को आपने इनकम एक्सपेंडिचर में डालना है। लेकिन तरीका वारदात क्या होगा? तरीका वारदात ये होगा कि मैं इस 494 को देख लूंगा ब्रैकेट में, उसमें से 15 निकाल के एंडोमेंट फंड में डालूंगा, 14 निकाल के जिम फंड में डालूंगा और रिमेनिंग सामने खुद ब खुद आ जाएगा, वो करेक्शन एंट्री की तरह से हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग यहाँ पे निकालें और डायरेक्ट लिख लें, आपकी मर्जी है, पर वर्किंग शो हो जाए तो अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट फंडिंग आ गई, फंडिंग 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 फंडिंग, अभी पढ़ाया ना, पढ़ाता अगर ये ना होता तो बताइए आपको। अच्छा नेक्स्ट, ये फंडिंग फंडिंग भाई ने की, गवर्नमेंट ने कर दी फंडिंग, क्या मतलब? गवर्नमेंट ने पूछा क्यों परेशान हो, हमने कहा जी हमने वो बिल के लिए बैंक से लोन लिया था, गवर्नमेंट ने कहा चलो वो लोन हम पे, टेंशन ना लो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम ये जो गरीबों की मदद कर रहे हो, अच्छा काम, चलो तुम्हारा लोन हम रीपे कर देते हैं। तो फंडिंग है, फंडिंग किसी इंडिविजुअल से आ जाए, गवर्नमेंट से आ जाए, फर्क क्या पड़ता है? फंडिंग तो फंडिंग है, ठीक है। हमें तो कहीं और से पैसे आ जाए तो गवर्नमेंट ग्रांट की तरह से ही चल रहे होते हैं हमारे लिए, तो वो ग्रांट टाइप ही चीज है, डोनेशन जो है, ठीक है। अच्छा तो फंडिंग फंडिंग 15 रुपए की फंडिंग आ रही है, पता नहीं इसका क्या, नहीं सॉरी 150 रुपए की फंडिंग आ रही है। अब आगे बताएगा जाके क्या है, आगे इन्वेस्टमेंट इनकम है, जिसके बारे में उसने कहा था बाकी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे सवाल को पढ़ने में टाइम लगना है, करने में नहीं लगना, करने में 10 मिनट, चलो मैं 15 लगा लूंगा और, ठीक है, क्योंकि सारा सवाल हमने पढ़ लिया। सैलरीज एक्सपेंस सीधा, रेंट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, तो ये सारे के सारे क्या है जी? एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, सीधे के सीधे चले जाएंगे आपके। तो ट्रायल वाले सवाल में मुसीबत कम होती है, कनॉलेज पूरा होता है। ये कनॉलेज ही तो हम गेन कर रहे हैं, कनॉलेज हम गेन कर रहे हैं, सवाल ऐसे होता है ट्रायल वाला, वो तो मुसीबत पड़ी होती है। 7600 ट्रायल लेजर खोलो, फिर आर में से कोई चीज निकल रही है, कभी कोई चीज निकल रही है, क्लोजिंग कहीं ले जा रहे हो, सब कुछ बना बनाया है, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है। तो सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है, मेहनतें की हुई हैं, भाई ने नींद पूरी कर ली और हमने मेहनत कर ली और आपने पीछे देख लिया, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हुई हैं उसके दौरान ट्रायल बना हुआ है, हमने सिर्फ बैलेंस शीट बना लेनी। पॉइंट 1 2 3 मैंने करवा दी है, सिर्फ उनको पोस्ट करना है। पॉइंट 4 की बात, 1 मिनट भाई, पॉइंट 4 की बात करें तो पॉइंट 4 में कहता है कंट्रीब्यूशन जो है, ओहो अच्छा इसमें कुछ और ही पड़ा था कंट्रीब्यूशन रिसीव में कुछ और ही पड़ा है, इंक्लूड 8 मिलियन टू रीपे द लोन दैट वाज ऑब्टेन्ड टू पे एक्सपेंसेस। शुक्र है इसको, सॉरी इसको क्या करना है बताओ, बोलो, यहां पार्ट 2 शुरू करो जल्दी से, इनको सोचने दो।